आज हमने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एवेल्युएशन के बारे में डिस्कस करना है कि एक किसी भी आर्किटेक्चर को एवेल्युएट किया जाता है या क्यों किया जाता है, या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की एवेल्युएशन क्या होती है। एवेल्युएट करने का मतलब किसी को पता है जी क्या होता है? आम डेली लाइफ में उर्दू में इसका क्या मतलब है? एवेल्युएशन या एवेल्युएट करना किसी चीज को। सर अगर हम सॉफ्टवेयर को जिस तरह इवेल्युएट कर रहे हैं तो हम उसकी क्वालिटीज और जिसमें प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको हम मेजर करेंगे। आम डेली लाइफ में हम कहते हैं एवेल्युएट करना, किसी चीज का जायजा लेना, परखना, जांचना किसी चीज को। ठीक है। और जांचना या परखना या उसकी असेसमेंट या एवेल्युएशन जो है वो डेफिनेटली किसी वजह से की जाती है। जैसे सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर इंफॉर्मेशन, डेफिनेटली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, लेकिन उसको उसको उसका कोई जायजा लेने के लिए किसी चीज का। अभी कोई भी चीज जो है वो सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई हार्डवेयर हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बंदा हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई डिग्री प्रोग्राम हो सकता है, किसी भी चीज की वैल्यूएशन हो सकती है। ठीक है। मसलन मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी एक डिग्री प्रोग्राम शुरू करती है, तो कुछ अर्से बाद उसको रिव्यू किया जाए या उसको वैल्यूएट किया जाए कि जनाब ये डिग्री प्रोग्राम अगर यूनिवर्सिटी ने शुरू किया तो इसका कितना फायदा है, या कोई फीडबैक कैसी है कि डिग्री प्रोग्राम शुरू करने से कोई एडमिशन भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। यानी कि उसको उसकी बेहतरी लाने के लिए उस चीज को जरा जांचा जाता है कि करंटली ये प्रोसेस, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये बंदा कहाँ पे खड़ा है। ठीक है। तो एवेल्युएशन जो है वो एक क्रिटिकल प्रोसेस है जिसमें चीजों को क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एनालाइज किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, ताकि उसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश लाई जा सके, या देखा जाए कि करंटली क्या इश्यूज हैं और उनको कैसे एवेल्युएट किया जाएगा। अब इस एवेल्युएशन के बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं कि एवेल्युएट आप कर क्यों रहे हैं किसी चीज को। उसमें बेहतरी लाने के लिए कर रहे हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम्स ढूंढने के लिए कर रहे हैं, या पिछली जो प्रीवियस कोई जो आपके पास वर्जन मौजूद था किसी चीज का उसके साथ कंपेयर करने के लिए यूज करें। मिसाल के तौर पे दो स्टूडेंट्स को आप एवेल्युएट कर रहे हैं ताकि दोनों की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जा सके कि इनमें से कौन सा बच्चा जो है वो पढ़ने में बेहतर है। ठीक है। तो एवेल्युएशन जो है वो बेसिकली हम एक प्रोसेस है जिसको जो कि हम कंडक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के हवाले से, कि किसी भी आर्किटेक्चर को देखा जाता है कि वो कितना फायदेमंद है या उसके अंदर क्या इश्यूज हैं। क्योंकि आर्किटेक्चर शुरू में बनता है तो शुरू में ही चीज़ों को एवेल्युएट करना, रिव्यू कर लेना जरूरी है, या इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि इस मरहले पे ही प्रॉब्लम सामने आ जाए तो फिर आगे आने वाले मराहल जो हैं वो आसानी से फिर कंप्लीट हो जाते हैं। How can you be sure whether the architecture chosen for your software is the right one? आपको कैसे पता चलेगा कि जो आर्किटेक्चर स्टाइल आपने फॉलो किया है या चूज किया है अपने सॉफ्टवेयर बनाने के लिए वो बिल्कुल ठीक है? ये तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक चूज करेंगे, लेकिन आप तो कहेंगे जी मैंने बड़ा अच्छा फैसला किया। तो अगर दूसरे उसको वेट करें, उसको ओके करेंगे तो तब पता चलेगा। How can you be sure that it won't lead to calamity but instead will pave the way through a smooth development and successful product? आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो आर्किटेक्चर आपने चूज किया है वो अच्छा है और आने वाले वक्तों में, आने वाले स्टेप्स के अंदर या फेज के अंदर कोई इशू नहीं आएगा इसके अंदर, और आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी डेवलपमेंट बड़ा स्मूथली होगी या बड़े अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होती जाएगी। ये अगर आपने आर्किटेक्चर बनाया है तो आप तो कहेंगे जी बहुत अच्छा है, लेकिन आपके कहने से बात नहीं बनती। इसके लिए कोई ना कोई प्रोसेस, कोई ना कोई गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाके आइडिया होगा कि वाकई जो आर्किटेक्चर आपने फॉलो किया है वो बिल्कुल ठीक है। वो आपकी या क्लाइंट की या सॉफ्टवेयर की या जो बिजनेस डोमेन जिसके लिए वो सॉफ्टवेयर बन रहा है, बिजनेस लॉजिक या डोमेन लॉजिक, उसके लिए एक्यूरेट है। ये थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा फिर इसका काम होगा, और यही चीज एवेल्युएशन कहलाती है। इस एवेल्युएशन के लिए 3 मेथड्स फॉलो होते हैं जी। वो 3 मेथड्स क्या हैं? आर्किटेक्चर ट्रेड ऑफ एनालिसिस मेथड, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एनालिसिस मेथड, और एक्टिव रिव्यूज फॉर इंटरमीडिएट डिजाइंस। ये 3 मॉडल्स हैं जी जो कि मार्केट के अंदर या आईटी इंडस्ट्री के अंदर यूज होते हैं, जिनके थ्रू किसी भी आर्किटेक्चर को, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को एवेल्युएट किया जाता है, रिव्यू किया जाता है या एनालाइज किया जाता है, ताकि ये आइडिया हो जाए कि ये आर्किटेक्चर जो हम चूज करने वाले हैं अपने सॉफ्टवेयर के लिए ये बेहतरीन है या फायदेमंद है। अभी हम वन बाय वन इनको जरा थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों चीजें क्या है।
सबसे पहला आर्किटेक्चर स्टाइल है जी आर्किटेक्चर ट्रेड ऑफ एनालिसिस मेथड। In software engineering, architecture trade-off analysis method is a risk mitigation process used early in the software development life cycle. ये एक ऐसा मेथड है जो कि रिस्क मिटिगेशन के लिए यूज होता है। रिस्क मिटिगेशन का मतलब कि आप जब सॉफ्टवेयर डेवलप करने लगेंगे तो डेवलपमेंट के दौरान बहुत सारे इश्यूज का आपको सामना करना पड़ सकता है। वो इश्यूज जो हैं वो बहुत जो रिस्क हैं या इश्यूज हैं वो उनकी नेचर डिफरेंट हो सकती है। कई तरह के इश्यूज होंगे, ठीक है। कुछ आपकी टेक्निकल टीम के रेलिवेंट होंगे, कुछ आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके रेलिवेंट होंगे, कुछ आपके जो क्लाइंट के साथ डील्स हुई हुई हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन है उसके हवाले से हो सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं, कुछ टाइमलाइन के हवाले से रिस्क आपको दरपेश हो सकते हैं। तो वो जो रिस्क हैं वो क्या क्या हो सकते हैं और उनको कैसे मिटिगेट या उनको कैसे टैकल किया जाएगा या उनको कैसे एलिमिनेट किया जाए या उनको एटलीस्ट रिड्यूस किया जा सके, इसके लिए आप थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं, ठीक है। जब एक 3 या 4 आर्किटेक्चर स्टाइल्स आपके पास हों, ऑप्शन हो कि इनमें से कोई एक चूज करना है, तो आप उनको एवेल्युएट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल फॉलो करने से कम रिस्क का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई रिस्क है उसके अंदर तो हम कैसे टैकल करेंगे या उनको कैसे फेस करेंगे कल को। ATAM evaluation expose architectural risks that potentially inhibit the achievement of an organization's business goals। इसमें जो आर्किटेक्चर के रेलेवेंट जो रिस्क होंगे वो आप उनको रिवील करने की कोशिश करते हैं या उनको सामने लाने की कोशिश करते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो पूरा हो सके या उसको पूरा किया जा सके। Its purpose is to help choose a suitable architecture for a software system by discovering trade-offs and sensitivity points. Sometime होता यह है कि आप जब चीज़ों को evaluate कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी आपके सामने क्वालिटीज आती हैं सॉफ्टवेयर की, उसके प्लसेस और माइनसेस दोनों उसके सामने होते हैं। तो समटाइम आपको डिसीजन करना पड़ता है कि जनाब किसी एक डिसीजन को, किसी एक फायदे को हासिल करने के लिए किसी दूसरे एस्पेक्ट को जरा छोड़ दें या किसी एक एस्पेक्ट, क्वालिटी एस्पेक्ट को अगर छोड़ दें तो इससे हमें बड़ा फायदा होगा। बाज़ औक़ात आप कोशिश करते हैं कि जनाब जितने भी क्वालिटी पॉइंट्स हैं उन सबको अचीव किया जा सके ताकि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बेहतर हो जाए, लेकिन बाज़ औक़ात आपको उनमें से कुछ चीज़ों को स्किप भी करना पड़ता है। जैसे आपको याद होगा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। नॉर्मलाइजेशन किसी को याद है डेटाबेस की जब आप करते थे, ये क्या थी? कोई स्टूडेंट जिसको आइडिया हो? कोई स्टूडेंट जिसको आइडिया हो कि नॉर्मलाइजेशन क्या थी डेटाबेस के अंदर? हम्म। अगर कोई नहीं बोल रहा तो इसका मतलब मैं क्या समझूं कि किसी को भी नहीं आता? कौन बताएगा, कौन बताएगा? मुकद्दस तुम बताओ। हसीब? आवाज नहीं आई। कोई बंदा? ये तो इंतहाई अफसोसनाक बात है कि एक नॉर्मलाइजेशन जो एक बड़ी ही कॉमन सी चीज है वो कोई भी बंदा उसकी डेफिनेशन नहीं बता पा रहा। फजील तुम्हें भी आइडिया नहीं है? इकरा?
फिर वैसे लॉग आउट कर देंगे। नॉर्मलाइजेशन में हम डाटे को प्रोसेस करते हैं, जो भी डाटा हम स्टोर करने जा रहे हैं डाटाबेस के अंदर, और प्रोसेस करने का मतलब कि एक प्रोसेस हम गुजारते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव आमतौर पे दो हैं। एक तो ये कि डाटा जो है वो डुप्लीकेट ना हो, ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो डाटा जहाँ पे स्टोर होना चाहिए उसको वहीं पे स्टोर हो, कहीं और गलत जगह पे स्टोर ना हो रहा हो। ठीक है, जो डुप्लीकेशन है उसको कहते हैं रिडंडेंसी। वो रिडंडेंसी या रेपिटेशन या डुप्लीकेशन हम रिमूव करते हैं कि ये ना हो कि एक इन्फॉर्मेशन जो है वो 5-6 टेबलों के अंदर बार बार रिपीट हो रही है, सेव हो रही है। अगर ऐसी कहीं बात है तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं ताकि डाटा खाम खा रिपीट ना हो। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, अगर आपको याद है तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, इस तरह करते करते एट द एंड डाटा को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, चीज़ों को, डाटे को टेबल्स के अंदर डिवाइड करते जाते हैं या फील्ड्स के अंदर। जब आप ज़्यादा डिवाइड कर लेते हो तो बाद का डाटा का जो रिट्रीवल है क्वेरी की मदद से वो स्लो हो जाती है। ठीक है, आपका सिस्टम स्लो हो जाता है तो फिर आप क्या करते हैं कि उस सिस्टम को जरा वापस लेके आते हैं, वापस डी नॉर्मलाइज करते हैं, थोड़ा सा पीछे पिछले स्टेप पे आते हैं, ताकि फिर आप क्या करते हैं कि रेपिटेशन या रिडंडेंसी ऐड करते हैं रिमूव करने की बजाय थोड़ी सी, ताकि डाटा की रिट्रीवल है वो जरा बेहतर हो जाए, स्पीड अप हो जाए सिस्टम। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि बाज़ औक़ात आप किसी एक ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए किसी दूसरे क्वालिटी एट्रीब्यूट पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। अब आपका पर्पस नॉर्मलाइजेशन के अंदर है कि डाटा जो है वो स्पीड अप भी होना चाहिए, कि ये ना हो कि आप क्वेरी सबमिट करें, ठीक है, और जनाब घंटा गुजरे उसका जवाब ही नहीं आ रहा, जनाब प्रोसेस हो ही जा रही। तो ऐसी नॉर्मलाइजेशन का कोई फायदा नहीं कि आपने सिस्टम को स्लो कर दिया। तो आप सिस्टम को फास्ट करने के लिए बाज़ डुप्लीकेशन क्योंकि ख़त्म करनी पड़ती है, लेकिन आप परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए डुप्लीकेशन दोबारा से ऐड करते हैं उसके अंदर, ताकि सिस्टम स्पीड अप हो जाए। तो इस आर्किटेक्चर स्टाइल में हम देख रहे थे कि समटाइम आपको क्वालिटी जो एट्रीब्यूट्स हैं उन पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कि जनाब जो डिफरेंट उसके सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उनको आप डिस्कस करेंगे कि कौन सा जो रिस्क है वो सिस्टम के अंदर आ सकता है, कौन सा जो है वो उससे कैसे बचा जा सकता है। तो समटाइम आप किसी एक क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को हासिल करने की जिसका फायदा ज्यादा हो, किसी छोटे क्वालिटी एट्रीब्यूट पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ये इसका सारा प्रोसेस है आर्किटेक्चर ट्रेड ऑफ एनालिसिस मेथड का। इसमें ये दिखाया गया कि ये जो मेथड है ये आर्किटेक्चर एवेल्युएशन का, ये कैसे काम करता है। इसमें आमतौर पे आप ये जो ग्रीन जो रेक्टेंगल्स हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आप इकट्ठी करते हैं, बिजनेस ड्राइवर्स, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, आर्किटेक्चर अप्रोचेज, आर्किटेक्चर डिसीजंस, सिनेरियोज, ये कुछ 6 के करीब इनपुट्स जो हैं वो आप इकट्ठी करके उसको एनालाइज करते हैं। एनालिसिस या एनालाइज करने के बाद फिर उसकी जो आउटपुट निकलती है, ट्रेड ऑफ, सेंसिटिविटी पॉइंट्स, नॉन रिस्क, रिस्क, ये सारी जनरेट होती हैं चीज़ें, और इसकी मदद से एक रिस्क थीम या एक रिस्क का टेम्पलेट आप कह लें एक जनरेट होता है, जिसमें आपको आइडिया आता है कि कौन कौन से रिस्क जो हैं वो दरपेश हो सकते हैं। ठीक है, उसका क्या रिस्क हल होगा, और फिर आप ये काम दोबारा से फिर स्टार्ट कर देते हैं। ये जो पूरा साइकिल है, अगर आप देखें तो ये साइकिल चल रहा है इस तरीके से। ये साइकिल चलता रहेगा तब तक कि जब तक आप एक क्वालिटी आर्किटेक्चर बनाने में कामयाब नहीं हो जाते। ठीक है, इसमें आप रिस्क जो हैं वो आइडेंटिफाई होते रहते हैं, एट दी हर फेज के एंड पे रिस्क जो है वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, हर इस पे उसको प्योरीफाई किया जा रहा है, उसका हल निकल रहा है, और ये पूरी टीम कर रही है, ये कोई एक बंदे का काम नहीं है, पूरी टीम ये काम मिलकर करती है, और इसको साइकिल को बार बार रिपीट करती है ताकि रिस्क आइडेंटिफाई होते जाएं और उनको एनालिसिस किया जाए और उसका हल सोचा जाए। तो इसकी मदद से जब एक सिस्टम बिल्कुल प्योरीफाई हो जाए कि आप देखा जाए कि जनाब इसके जो रिस्क है आने वाले जो दिनों में रिस्क के चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो गए हैं, तो तब फिर आगे जो डेवलपमेंट है या उसकी तरफ चला जाता है। अदरवाइज ये साइकिल रिपीट होता रहता है जब तक कि तमाम मामला इश्यूज रिजॉल्व ना हो जाए। इसके स्टेप्स हैं जी, ये अभी मैंने जो बताया कि ये क्या क्या चीज़ें हैं जिनको मैंने जिक्र किया था, ये जो रेक्टेंगल्स के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले जो स्टेप है वो है जी प्रेजेंट मेथड, ATAM मेथड, जो आर्किटेक्चर ट्रेड ऑफ एनालिसिस मेथड है। प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोसेस, सबसे पहले कोई टीम का एक मेंबर जो है वो इस मेथड को प्रेजेंट करता है कि जनाब हम किस मेथड को फॉलो करते हुए जो आर्किटेक्चर हमने फॉलो किया उसकी वैल्यूएशन करने लगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा कि हम मिसाल के तौर पे आर्किटेक्चर ट्रेड ऑफ एनालिसिस मेथड फॉलो करेंगे, जिसकी मदद से हम
अपने आर्किटेक्चर को एवेल्युएट करेंगे, ताकि बाकी तमाम पार्टिसिपेंट्स को आइडिया हो जाए कि हम किस मेथड या मेथडोलॉजी के तहत या फ्रेमवर्क के तहत आज की जो एवेल्यूएशन है वो करने जा रहे हैं। उसके बाद प्रेजेंट बिजनेस ड्राइवर्स, उसके बाद जो एप्लीकेशन है उसके हवाले से जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट की जाती है या टीम को बताई जाती है कि जनाब ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ये इसके फंक्शंस हैं सॉफ्टवेयर के, ये इसकी कंस्ट्रेंट्स हैं, ये इसकी लिमिटेशंस हैं, वो तमाम फंक्शन नॉन फंक्शन जितनी भी कहानियां हैं वो सारी ज़रा ब्रीफ की जाती हैं टीम को, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि सिस्टम है क्या। फिर तीसरे नंबर पे प्रेजेंट आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्चर है जिसको फॉलो करना है वो प्रेजेंट किया जाता है कि हम कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं। आर्किटेक्चर स्टाइल्स जो हैं वो हम डिफरेंट पढ़ चुके हैं, तो डेफिनेटली उनमें से ही कोई आर्किटेक्चर जो है ये आईटी टीम फॉलो करेगी और बताएगी कि जनाब ये आर्किटेक्चर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है या कौन सा आर्किटेक्चर है जो कि हम फॉलो करने जा रहे हैं। और इसके अलावा बाकी जो अप्रोचेस हैं, डिफरेंट जो अप्रोचेस हैं इसके अलावा आर्किटेक्चर स्टाइल्स की, वो भी डिस्कस की जाएंगी कि जनाब ताकि आइडिया हो कि बाकी अप्रोचेस कौन सी अवेलेबल हैं, ताकि खुदा न खास्ता अगर इस आर्किटेक्चर स्टाइल के अंदर इशू है तो फिर अल्टरनेट क्या है, हम किस तरफ जा सकते हैं। अगर जो आर्किटेक्चर आपने फॉलो करना है या कर रहे हैं वो आप फील करते हैं इस एनालिसिस के बाद या इस इवैल्यूएशन के बाद आप फील करते हैं कि यार ये तो सूटेबल नहीं है, तो फिर सूटेबल कौन सा है, वो जो अल्टरनेटिव्स हैं उनमें से आपने कोई ना कोई लेना है ताकि काम आगे चला जाए। क्योंकि अगर एक आर्किटेक्चर स्टाइल आपके नज़दीक फेल हो गया तो फिर उसका अल्टरनेट भी तो लेना है कोई। इसके बाद जनरेट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स यूटिलिटी, जो भी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं उस एप्लीकेशन के जिनकी वजह से क्वालिटी सफ़र हो सकती है एप्लीकेशन की, उनकी लिस्ट तैयार की जाती है या उनको नोट डाउन किया जाता है या उनका ट्री बनता है कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और उनकी अफादियत क्या है। उसकी यूटिलिटी का मतलब कि उसकी अफादियत, उसका फ़ायदा क्या है, ताकि हम देख सकें कि हमने मिसाल के तौर पे 15 के करीब अगर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऐड किए हुए हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसकी मदद से हम चाहते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाए, तो क्या वो तमाम के तमाम काम के हैं या किसी एक आध को हम स्किप भी कर सकते हैं। ये ना हो कि आपने 15 आर्किटेक्चर जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, तो आपने सेलेक्ट किए हुए हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने से आपकी कॉस्ट बड़ी बढ़ रही है, ये टाइम बहुत लग रहा है, तो आप ये कह सकते हैं जनाब इनमें से हमको 2-3 जो हैं जो इतने अहम नहीं है उनको हम छोड़ देते हैं ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए या टाइम की बचत हो जाए। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं कि आप ओवरऑल जो सिस्टम की क्वालिटी है उस पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने 2-3 जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स रिमूव किए हैं उनकी मदद से ऑब्वियसली आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी नीचे आएगी, लेकिन कुछ ना कुछ फायदा भी आपको हो रहा है। वो फायदा आपको पैसों की सूरत में हो सकता है, रिड्यूस कॉस्ट की शक्ल में या रिड्यूस टाइमलाइन की शक्ल में। लास्ट इसका इस फेज का, इस मेथड का जो स्टेप है, एनालाइज आर्किटेक्चरल अप्रोचेस, जो डिफरेंट आर्किटेक्चरल अप्रोचेस हैं उनको एनालाइज करना है। फिर आपने जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उनको एनालाइज करना, उनको कंपेयर करना और उनको प्रायोरिटी देना कि जनाब कौन सी अब बेहतर है। जब आप चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो तब ही पता चलता है कि बेहतर कौन सी है। अगर आपके पास एक ही ऑप्शन हो, एक ही चीज़ हो, तो आप प्रायोरिटी कैसे सेट करेंगे या आप उसको रिव्यू कैसे करेंगे या उसको इवेल्युएट कैसे करेंगे। ठीक है, जब आपके पास एक ही ऑप्शन हो तो फिर तो वही ऑप्शन है, फिर तो और मसला ही कोई नहीं फिर तो। लेकिन अगर आपके पास 2 चीज़ें हों, मिसाल के तौर पे आपने एडमिशन लेना है और आपको पता है कि जनाब ये 3 यूनिवर्सिटियां हैं जिसके अंदर मेरा एडमिशन हो सकता है, तो फिर आप इवेल्युएट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं कि इनमें से बेस्ट कौन सी है। लेकिन अगर आपका चांस ही सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में बन रहा है, आपका मेरिट फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहा है, तो फिर तो उसका कंपेरिजन हो ही नहीं सकता, फिर तो आपके पास ऑप्शन ही एक है ना। ठीक है, तो जब एनालाइज करते हैं डिफरेंट अप्रोचेस को, तो फिर जब डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे, डिफरेंट सिनेरियोस, तो फिर आप ये कोशिश करते हैं कि आप चूज करें कि इनमें से बेस्ट कौन सा है और उसको फिर प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है जी, और प्रायोरिटी देने के बाद उसके कोई ना कोई अल्टरनेट भी होता है। ये अल्टरनेटिव जो खुदा ना खास्ता जिस आर्किटेक्चर स्टाइल को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई इशू हो, वो किसी भी तरीके से सूटेबल या इम्प्लीमेंटेबल ना हो, तो फिर अल्टरनेट कौन सा हो सकता है, बेस्ट सेकंड ऑप्शन क्या होगी। फिर इसके कुछ फ़ायदे हैं, फ़ायदे इस आर्किटेक्चर स्टाइल्स के, जिसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है कि आप अर्ली स्टेज पे ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो प्रोसेस है उसमें शुरू में ही आप तमाम रिस्क जो हैं उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर शुरू में ही रिस्क सामने आ जाएं, प्रॉब्लम्स या इश्यूज पेश होने वाले हैं, तो फिर उसका हल भी फ़ौरन आप कर लेंगे। हल करेंगे तो फिर आने वाले जो स्टेप्स हैं, जो आने वाली फेजेस हैं, बड़े स्मूथली ही इंप्लीमेंट होंगे।
इसके अलावा ये जो जब आप डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ, टेक्निकल टीम के साथ बैठ के एवेल्युएट करते हैं चीज़ों को, मीटिंग्स करते हैं, तो इससे जो आपस की जो कम्युनिकेशन है स्टेक होल्डर्स की, वो बेहतर होती है। चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे टेक्निकल टीम है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, डेवलपर हैं, टेस्टिंग टीम वाले हैं, जो भी लोग हैं, वो जो जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, तो डेफिनेटली उनकी आपस की जो कम्युनिकेशन है वो इंक्रीज करेगी, और कम्युनिकेशन से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। क्लैरिफाइड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स रिक्वायरमेंट्स, इसके अलावा जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, उसके अलावा जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हवाले से वो क्लैरिफाई हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं शुरू में ही कि हमने करना क्या है, कौन से क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को इंप्लीमेंट करना है, किसको छोड़ना है, किसको प्रायोरिटी देनी है। इम्प्रूव्ड आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंटेशन, और इसकी बना पे आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी बेहतर होगी, क्योंकि जब आप शुरू में ही चीज़ों को प्योरीफाई कर लेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन बार बार चेंज नहीं होगी, फिर चेंजेस के चांसेस कम हो जाएंगे, और चेंजेस के चांसेस तभी कम होंगे अगर आपने क्वालिटी का काम किया हुआ है। डॉक्यूमेंटेड बेसिस फॉर आर्किटेक्चर डिसीजंस, इसके अलावा इसका फायदा ये है कि आपको कोई भी आर्किटेक्चर फॉलो करने के लिए एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मिल जाता है, क्योंकि आपने तमाम लोगों से मिल के डिस्कस किया, मीटिंग की, एक चीज़ को फाइनलाइज किया, उसको डॉक्यूमेंट की शक्ल दे दी, तो कल को कोई भी बंदा एतराज़ नहीं कर सकेगा आपके काम पे या आपकी परफॉर्मेंस पे कि जनाब आप प्रोजेक्ट मैनेजर थे तो आपने ये डिज़ाइन क्यों फॉलो किया। तो आप कह सकेंगे जनाब ये शुरू में मीटिंग हुई थी जिसके अंदर ये जो पार्टिसिपेंट्स थे और तमाम लोगों ने एग्री किया था इस आर्किटेक्चर स्टाइल पे, तो डॉक्यूमेंटेड बेसिस एक एविडेंस आपके पास मौजूद होगा कल को। दूसरा आर्किटेक्चर स्टाइल जो हमने डिस्कस करना है वो है जी सैम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एनालिसिस मेथड। SAM is used to determine how specific application quality attributes were achieved and how possible changes in the future will affect quality attributes based on the hypothetical case studies. पिछले जो मेथड था उसमें तो हमने देखा था कि आप रिस्क को एनालाइज करते हैं, ये रिस्क आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ये रिस्क को मिटिगेट करते हैं, जबकि इस आर्किटेक्चर स्टाइल्स के अंदर या का जो मेथड है एवेल्यूएशन का, इसमें आप जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं किसी भी एप्लीकेशन के, उनको आप एवेल्यूएट करते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर क्या कोई ऐसा क्वालिटी एट्रीब्यूट है जिसके चेंज होने से या जिसके अंदर चेंज आने से आपका जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस पे कोई असर होगा या नहीं होगा। ये इसका मॉडल है कि ये कैसे काम करता है। जैसे मैंने कहा कि इसमें आप जो डिफरेंट उसके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के, जिनको हम आमतौर पर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी कहते हैं, वो बहुत सारे होंगे, ठीक है। उसकी सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी और इस तरह के हमने बारहा नंबर ऑफ टाइम्स ये चीज़ें डिस्कस की हैं। तो डिफरेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। उनमें से कौन सा एट्रीब्यूट ऐसा हो सकता है कि अगर उनके अंदर कोई चेंज आए या उसको चेंज कर दिया जाए या उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, निकाल दिया जाए उस क्वालिटी एट्रीब्यूट को, तो सॉफ्टवेयर पे कोई बुरा असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए ये एक उसका फ्लो है या उसका मेथड है ये कि जो सैम आर्किटेक्चर मेथड है एवेल्यूएशन का, ये कैसे काम करता है। सबसे पहले आप कोई सिनेरियो डेवलप करते हैं, कोई एक कहानी या एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि कैसे आपने करना क्या है, ठीक है। डिफरेंट सिनेरियोज जो हैं वो पहले सिलेक्ट किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, फिर उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है या क्लासिफाई किया जाता है कि कौन सा जो सिनेरियो है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे या उसको फॉलो करेंगे। क्योंकि जब आपने आर्किटेक्चर स्टाइल को इवैल्यूएट करना है तो फिर कोई ना कोई आपके पास सिचुएशन मौजूद होनी चाहिए कि कैसे, मिसाल के तौर पे जैसे आप कोई ना कोई किसी सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल ले लें, किसी भी एप्लीकेशन का, मिसाल के तौर पे कोई ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम है या हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, किसी का कोई एक सिचुएशन लेके उसके थ्रू इसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये सिचुएशन हो, ऐसा सॉफ्टवेयर हो, तो फिर ये आर्किटेक्चर स्टाइल कैसे काम करेगा। डिफरेंट सिनेरियोज लेंगे, उन सिनेरियोज को में से उनको क्लासिफाई करेंगे या प्रायोरिटाइज करेंगे और कोई एक सिनेरियो लेके उसको इवैल्यूएट करेंगे, और ये काम जो है रिपीट होगा, ये इसकी अल्टरेशन होगी, यार कि बार बार ये काम चलेगा। जो रेपिटिशन है वो शो करती है कि अगर फॉर एग्जांपल पहले स्टेप पे आपने किसी चीज़ को इवैल्यूएट किया है तो क्या उसके अंदर कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई, अगर है तो सेकंड अल्टरेशन या सेकंड जो जब डिफरेंट कुछ सिनेरियो लेके आप डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल्स पे उनको रन करने की कोशिश करते हैं या उसको इवैल्यूएट करते हैं, तो तब आपको आइडिया हो जाएगा कि जनाब कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल जो है वो इन चीज़ों को बेहतर तौर पे लेके चलता है। जब आप डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल्स को किसी एक केस लेके उसको रन करने की कोशिश करेंगे तो फिर कई आर्किटेक्चर स्टाइल जो हैं वो उसके अंदर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे या उसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि कोई भी आप सॉफ्टवेयर की सिचुएशन ले लें तो हर आर्किटेक्चर स्टाइल उस पर फिट नहीं आएगा, या हर आर्किटेक्चर स्टाइल जो है वो उसको बेहतर तरीके से रन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर की नेचर अपनी है।
उसका डोमेन नॉलेज अपना है या उसका काम करने का तरीकाकार अपना है, तो हर आर्किटेक्चर स्टाइल हर सिचुएशन पे फिट नहीं आएगा। जो सबसे ज्यादा सूटेबल आर्किटेक्चर स्टाइल होगा वो अल्टीमेटली आप उसको सिलेक्ट करेंगे। और जो नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स हैं, जो अभी हमने जिसका जिक्र किया कि जो ये सैम मॉडल है, ये आपके जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं उनको फोकस करता है कि खुदा न खास्ता उनके अंदर कोई चेंज आ जाए फ्यूचर के अंदर, तो आपका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो किस तरह सफ़र होगा, या आपकी जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है वो कैसे सफ़र होगी। तो जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं उनका आपको आइडिया होना चाहिए कौन कौन से हैं। ये जो 4 मेन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है इस आर्किटेक्चर स्टाइल के अंदर या इस मेथड के अंदर। सबसे पहले मॉडिफाइबिलिटी, किसी भी एप्लीकेशन की मॉडिफाइबिलिटी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। वो मॉडिफाइबिलिटी क्या है कि अगर आप किसी भी सिस्टम को मॉडिफाइबल बनाते हैं तो फिर इसका मतलब आपके सॉफ्टवेयर का जो क्वालिटी है वो बेहतर है। मॉडिफाइबिलिटी क्या है जी? द मॉडिफाइबिलिटी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स रेफर्स टू हाउ इजी इट चेंजिंग द सिस्टम इन द फ्यूचर विल बी, कि किसी भी सिस्टम को फ्यूचर में चेंज करना कितना, मॉडिफाई करना कितना आसान है, उसके अंदर चेंजेस लाना कितना आसान है। अगर सॉफ्टवेयर को आप इजीली चेंज कर पाएं, नए फीचर ऐड कर लें, पुराने फीचर को डिलीट कर पाएं, अपग्रेड कर पाएं, तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर बड़ा अच्छा है। लेकिन आपने एक सॉफ्टवेयर एक दफ़ा बना दिया और क्लाइंट आपके पास आ रहा है कि जनाब इसको थोड़ा सा हमने ये चीज़ें इसके अंदर फर्दर मॉडिफाई करनी है, ऐड करनी है, ये फीचर ऐड कर दें, तो आप कहें कि नहीं जनाब ये पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ें हमने एक दफ़ा बना दी हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते, तो फिर इसका मतलब आपने सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर जो है वो कोई या उसका डिज़ाइन को क्वालिटी का नहीं बनाया। अगर आप उसको फैसिलिटेट कर पा रहे हैं, जितनी मर्जी चेंजेस आती रहें और आप उसको इनकॉर्पोरेट करते रहें सिस्टम के अंदर, तो फिर इसका मतलब आपका सिस्टम जो है वो मॉडिफाइबल है। तो मॉडिफाइबल है अगर है तो फिर इसका मतलब क्वालिटी का सॉफ्टवेयर है। दूसरी चीज़ है एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी किसी भी सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? द एक्सटेंसिबिलिटी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स रेफर्स टू द ईज ऑफ एडिंग न्यू फीचर्स टू एन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन विदाउट इम्पैक्टिंग एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी। एक्सटेंसिबल, एक्सटेंड करना किसी भी सिस्टम को, किसी भी सिस्टम के अंदर और फीचर मजीद ऐड करते जाएं जितने मर्जी कर लें, और उनकी वजह से कोई जो एग्जिस्टिंग फीचर है वो मुतासर ना हो। ये जो क्वालिटी है किसी भी सिस्टम की, ये एक्सटेंसिबिलिटी कहलाती है। कि मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर आपने बनाया किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, तो उसके लिए मिसाल के तौर पे आपने शुरू में कोई फाइनेंस का मॉड्यूल बनाया हुआ है उसके अंदर, या एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस का बनाया हुआ है, तो कल को अगर वो क्लाइंट दोबारा आपके पास आ जाए कि जनाब इसके अंदर HR का, ह्यूमन रिसोर्स का मॉड्यूल भी ऐड कर दें, उसकी फंक्शनलिटी भी इसके अंदर होनी चाहिए, तो आपका सॉफ्टवेयर ये करने के काबिल हो, उसको एक्सटेंड किया जा सके, ठीक है। और ये ना हो कि HR का मॉड्यूल जैसे ही आप उसमें ऐड कर दें तो जो पहले वाले 2 फंक्शन काम कर रहे हैं जो कि फाइनेंस का और अटेंडेंस का है वो मुतासर हो जाए, या वो काम करना छोड़ दें, या उनकी वर्किंग जो है वो उन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाए। तो अच्छा या एक्सटेंसिबल एप्लीकेशन वो होगी जिसके अंदर आप जितने चाहें फीचर मजीद ऐड कर दें और उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो बेहतर रहे, वो मुतासर ना हो। तीसरा क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो डिस्कस होता है वो है रोबस्टनेस। द रोबस्टनेस क्वालिटी एट्रीब्यूट्स रेफर्स टू हाउ एन एप्लीकेशन हैंडल्स द अनएक्सपेक्टेड। कोई भी अनयूजुअल सिचुएशन को आपका सिस्टम कैसे हैंडल करता है। The unexpected can be defined but is not limited to anything not anticipated in the originating design of the system. ये अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि जब आपने सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर बनाया था, ये डिज़ाइन बनाया था, तब आपके माइंड में नहीं थी। ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसी कोई प्रॉब्लम जो पहले आपके जहन में नहीं थी, लेकिन अचानक कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए या कोई एरर आ जाए, तो आपकी एप्लीकेशन उसको कैसे हैंडल करेगी। अगर तो आपकी एप्लीकेशन जो है जैसे एरर हैंडलिंग खुद से कर सकती है, तो फिर इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक क्वालिटी एप्लीकेशन है। ये ना हो कि ना कोई भी एरर आए और आपकी एप्लीकेशन बंद हो जाए या स्टॉप हो जाए या उसका डाटा करप्ट हो जाए। तो अगर ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं तो फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्वालिटी एप्लीकेशन नहीं है। लास्ट इसका जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो इस मेथड के अंदर जिसको फोकस किया जाता है वो है पोर्टेबिलिटी। किसी भी सॉफ्टवेयर की पोर्टेबिलिटी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है refers to the ease of porting an application to run in a new operating system or device. किसी भी एप्लीकेशन जो आपने बना दी है उसको किसी भी दूसरे एनवायरनमेंट के अंदर चलाना आसान हो। ये ना हो मिसाल के तौर पे आपने एक एप्लीकेशन बनाई जो कि विंडो के अंदर ही चल रही है और सिर्फ लैपटॉप पे चले, तो इसका मतलब ये पोर्टेबल नहीं है।
लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन मिसाल के तौर पर आपने .NET के अंदर कोई एप्लीकेशन बनाई हुई है, वो जनाब विंडो के अंदर भी चल रही है, वो iOS के अंदर या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स लिनक्स वगैरह के अंदर भी रन हो रही है, उसके वो सेलफोन पे भी चलती है, लैपटॉप भी चलती है, तो ये उसकी पोर्टेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जनाब फ्लेक्सिबल है कि जिस मर्जी एनवायरनमेंट के अंदर उसको चलाया जा सके, वो एग्जीक्यूट होगी। तो अगर ये क्वालिटी है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, तो फिर आपका सॉफ्टवेयर जो है क्वालिटी एप्लीकेशन है। तीसरा जो लास्ट मेथड हमने आज डिस्कस करना है वो है जी एक्टिव रिव्यूज फॉर इंटरमीडिएट डिजाइंस, एरिड। ये अभी हमने जो दो डिस्कस किए हैं, ATAM और SAM, ये दो का कॉम्बिनेशन है, आप ये कह सकते हैं। ये जो तीसरा एरिड है, in the ARID, stakeholders receive detailed documentation and then complete exercise questionnaire on their own. A TAM is used to evaluate whole architecture and not a portion of it. ये जो आर्किटेक्चर स्टाइल है, ये ओवरऑल तमाम सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है उसको एवेल्युएट करने के लिए काम आता है। अगर आपने कोई पोर्शन किसी भी आर्किटेक्चर का कोई पॉइंट या कोई एक मॉड्यूल या सब पार्ट उसका आपने डिस्कस करना है, तो फिर आप SAM या ATAM जो मेथड्स हैं उनमें से किसी एक को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पूरी आर्किटेक्चर को एज ए होल डिस्कस करना है, तो फिर आप एरिड जो मेथड है इसको फॉलो करते हैं। और ये कैसे काम करता है कि इसमें जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं किसी भी उस एप्लीकेशन के, वो तमाम के तमाम को कोई ना कोई डॉक्यूमेंट दिया जाता है या कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, और वो उनको डिस्कस करते हैं और उसका आंसर जो है वो तलाश करने की कोशिश करते हैं। 2 स्टेप्स के अंदर ये काम होता है। ये जो मेथड की जो एवेल्यूएशन की जो टेक्निक है एरिड वाली, 2 फेजेस जो हैं उनमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाई रिव्यूअर्स। जिन लोगों ने एवेल्युएट करना है इस प्रोसेस को, इस किसी भी आर्किटेक्चर को, सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि इस आर्किटेक्चर को रिव्यू या एवेल्युएट कौन करेगा, कौन कौन बंदा होगा। तो मिसाल के तौर पे आपकी जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन से लेके तमाम आपकी टेक्निकल टीम और क्लाइंट की टीम, वो सारे उसमें शामिल हो सकते हैं। ये आपने डिसाइड करना है कि जनाब इस रिव्यू के अंदर कौन कौन बंदा शामिल होगा। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद प्रिपेयर डिजाइन प्रेजेंटेशन। उसके सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को आपने डिस्कस करना है उसके बारे में आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, ताकि उन तमाम स्टेक होल्डर्स को जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करना है उनको आप बता सकें कि जनाब आर्किटेक्चर स्टाइल कौन सा है। फिर तीसरे नंबर पे प्रिपेयर सीड सिनेरियो। फिर कोई ना कोई एक सिनेरियो, जैसे अभी हमने पिछले आर्किटेक्चर स्टाइल के अंदर भी देखा था मेथड के अंदर, कि आप कोई ना कोई सिनेरियो जो है वो फॉलो करते हैं, चूज करते हैं, ताकि उसको रन करके आप देख सकें उसके थ्रू, ताकि जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो एवेल्युएट हो सके। प्रिपेयर फॉर रिव्यू मीटिंग, और उसके बाद जो प्रेपरेशन है वो सारी आप करते हैं इस मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए, जिसके अंदर आपने तमाम लोगों को बिठा के आपने इस आर्किटेक्चर स्टाइल को एवेल्युएट करना है जो भी आप फॉलो करने जा रहे हैं। ये हो गया स्टेप फेज 1। और फेज 2 के अंदर क्या है, इसी आर्किटेक्चर इसी मेथड की स्टेप यानी कि 5 क्या है, प्रेजेंट एरिड मेथड। फिर आप ये जो मेथड है इसको प्रेजेंट करते हैं एरिड को कि ये क्या है, ये कैसे काम करेगा, ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स को आइडिया हो जाए कि हमने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है उसको एवेल्युएट किस टेक्निक के तहत करना है। 6 स्टेप है जी प्रेजेंट डिजाइन। इस सॉफ्टवेयर का जो डिजाइन है वो आप शो करते हैं, वो दिखाते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स को कि जनाब ये वो डिजाइन हमने बनाया है, आर्किटेक्चर बनाया है सॉफ्टवेयर का, जिसको हम एवेल्युएट करने जा रहे हैं, ताकि तमाम स्टेक होल्डर को आइडिया हो जाए कि जनाब एक्चुअल डिजाइन है क्या जिसको एवेल्युएट करना है। उसके बाद 7th है ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड प्रायोरिटाइज सिनेरियोज। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब कि आप जो तमाम लोग जो शुरू में आपने आइडेंटिफाई किए थे पहले स्टेप के अंदर, वो तमाम रिव्यूअर्स जिन्होंने एवेल्युएट करना है, वो तमाम के तमाम सर जोड़ के बैठते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब को गौर फोर्स करते हैं और डिस्कस करते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, और फिर प्रायोरिटाइज करते हैं चीज़ों को, जनाब अब हमने करना क्या है या फाइनल क्या चीज़ होनी है। उसके बाद परफॉर्म रिव्यू। वो डिस्कशन के बाद जो रिव्यू का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। जनाब रिव्यू का जो एक्चुअल प्रोसेस है उसको डिस्कस करने का या एनालाइज करने का, जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे। तो बंदा प्रेजेंट कर रहा होगा, दूसरा बंदा क्वेश्चन करेगा, वो आंसर करेगा। अगर मिसाल के तौर पे जो क्वेश्चन करने वाला है वो आंसर से एग्री नहीं हो रहा, सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो फिर जो तमाम पार्टिसिपेंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं उस चीज़ को, और फिर किसी एक एग्रीड जो आंसर है उस पर आने की कोशिश करते हैं कि जनाब अब ये चीज़ फाइनल है। इसके अलावा प्रेजेंट डिज़ाइन।
जो एंड पे जो फाइनल चीज प्रिपेयर होती है या फाइनल होती है, फाइनलाइज होती है, वो फिर प्रेजेंट की जाती है कि तमाम डिस्कशन के बाद हमने ये डिजाइन, ये आर्किटेक्चर, ये चीज फाइनल की है। ठीक है, ताकि तमाम लोग जो हैं, जो जितने भी रिव्यूअर्स उस मीटिंग में शामिल हैं, उन तमाम को आइडिया हो जाए कि एट द एंड हमने फाइनल क्या किया है या अचीव क्या किया है। ये जो एरिड है, इसके मैंने अभी स्टेप्स जो आपको बताए हैं, ये उन्हीं की डिटेल है कि जो एरिड प्रोसेस है मेथड एवेल्युएशन का, ये कैसे काम करता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई ऑफ रिव्यूअर्स, जिसमें आप तमाम स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, सिलेक्ट करते हैं या चूज करते हैं कि कौन कौन बंदा होगा। मिसाल के तौर पे किसी भी आर्किटेक्चर को डिस्कस करने के लिए कौन कौन बंदा शामिल हो सकता है, किसी को आइडिया है? एक डेवलपमेंट टीम में से, एक टेक्निकल टीम में से। ऑब्वियसली सबसे पहले तो जो डिजाइन टीम है, जिन्होंने इस आर्किटेक्चर को बनाया है, सबसे पहले तो वो शामिल होंगे इसके अंदर। लेकिन अभी हमने कहा कि जिन लोगों ने ये चीज बनाई है, कोई भी चीज बनाई हो, वो तो कहेंगे हमने अच्छी बनाई है, लेकिन कोई दूसरा आके कहे तो फिर उसका बात मानने में आएगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो क्लाइंट है, क्लाइंट की तरफ से आपको टेक्निकल पर्सन बना सकते हैं इस मीटिंग के लिए या इस रिव्यू मीटिंग के लिए। इसके अलावा आप टेस्टिंग टीम में से कोई बंदा बुला सकते हैं, जिन्होंने कल को इसको वैल्यूएट करना है, सॉफ्टवेयर को, या चेक करना है या टेस्ट करना है। इसके अलावा डेवलपर टीम में से कोई बंदा आ सकता है जिसने एक्चुअली इसको कल को इम्प्लीमेंट करना है, जिसने इसको कोड के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है या तब्दील करना है, वहां से भी एक बंदा आ सकता है। ठीक है, या आपकी जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन है, उनमें से कोई बंदा आ सकता है। लेकिन टॉप एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो जरूरी नहीं है कि टेक्निकल पर्सन हो, वो उसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है जितने आपकी टेक्निकल जो मेंबर्स हैं उनकी हो। इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट टीम है, जिनकी रिक्वायरमेंट की बिना पे आपने ये आर्किटेक्चर बनाया है, उनमें से कोई बंदा भी आ सकता है, ताकि आइडिया हो जाए कि जनाब जो रिक्वायरमेंट टीम है उसको भी आइडिया हो कि मेरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ये थी एक्चुअली जो इम्प्लीमेंट हो रही है। ठीक है जी। आइडेंटिफाई रिव्यूअर्स के बाद वो तमाम स्टेप्स जो भी हमने डिस्कस किए, प्रिपेयर द डिजाइन प्रेजेंटेशन, उसका कोई ना कोई सिनेरियो जो है वो चूज किया जाता है, बनाया जाता है, ताकि उसके मुताबिक इसको एवेल्युएट किया जा सके। प्रिपेयर फॉर द रिव्यू मीटिंग, उसके जो इंतजाम है रिव्यू मीटिंग के वो होंगे, प्रेपरेशंस होगी। जो एरिड मॉडल है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये बताया जाएगा कि ये मेथड क्या है, कैसे काम करता है। डिज़ाइन जो है उसको प्रेजेंट किया जाएगा, उसके बाद डिस्कशन होगी और रिव्यू होगा उसको सारे को, और जो एट द एंड कंक्लूजन या जो डिज़ाइन फाइनल होता है, फिर वो प्रेजेंट किया जाता है कि जनाब ये नतीजा निकला आज की डिस्कशन का। मिसाल के तौर पे आप एक से ज़्यादा आर्किटेक्चर्स को अगर एवेल्युएट कर रहे हैं, तो फिर किसी एक को एवेल्युएट कर रहे हैं, तो एट द एंड आपने उसको एक्सेप्ट किया है, रिजेक्ट किया है, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस की हैं, वो सारा कुछ जो है कंक्लूजन के अंदर फिर सामने आ जाएगा। देखा ये हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कुछ जो आर्किटेक्चर एवेल्युएशन मेथड्स हैं उनको हमने डिस्कस किया है।